सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किसको किसको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए। पैसा किसको चाहिए? कौन कौन मानता है कि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता? कौन कौन मानता है कि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता? कौन मानता है? कोई मानता है? फिर भी किसी को पैसा अपनी लाइफ में चाहिए। पैसा चाहिए ना लाइफ में, बट हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। तो क्यों चाहिए? तो पैसा एक बेसिक नीड है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बेसिक नीड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नीड है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसे वो अफेक्ट करता है। पैसा हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना, उसे वो बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है। सो आप में से यहाँ पे किसी ने शार्क टैंक इंडिया का नाम सुना है, देखा है, कुछ आइडिया है वो क्या होता है? कुछ थोड़ा सा कुछ है आपको ओवरव्यू? बी कंफर्टेबल, आप आराम से हम डिस्कस कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। किसी ने कुछ आइडिया है शार्क टैंक इंडिया का क्या होता है? कुछ वर्ड्स कुछ सुने होंगे आपने कि क्या होता है शार्क टैंक इंडिया वगैरह। कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं या फिर कोई बता सकता है छोटे से लाइन में कि क्या होता है इसमें? कुछ लोग आते हैं, पैसा मांग के, भीख मांगे चले जाते हैं, बट होता क्या है वो? कुछ तो होगा ना। किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? शार्क टैंक इंडिया के कुछ बता सकते हो आप? कुछ भी? नए-नए स्टार्टअप आते हैं हाँ, और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। करेक्ट। सामने शार्क्स रहते हैं, तो वो अपने डील्स बनाते हैं। करेक्ट, अपने ऑफर्स देते हैं। मैं हाँ, अपने इतनी इक्विटी में इतना अपना पैसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ शार्क टैंक इंडिया है क्या, क्योंकि ये थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके, क्रिप्टो करेंसीज हो गए, एनएफटीज हो गए, थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसे पकड़ के हम इजीली समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। सो शार्क टैंक इंडिया में कोई प्रोडक्ट वगैरह वगैरह नहीं बेचा जाता। इसके अंदर थोड़ा सैंपल दिखाना पड़ता है कि मैं बेच क्या रहा हूँ, मैं धंधा किस चीज़ का कर रहा हूँ। शार्क टैंक इंडिया में मैं अपने कंपनी की इक्विटी ऑफर करता हूँ। इक्विटी मतलब क्या? एक रोटी होती है, मैं एक रोटी बना रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके लोगों में बांट रहा हूँ। उसका वैल्यूएशन समझे, रोटी का बनाने का खर्च 10 रुपये आया, तो उसका वैल्यूएशन होगा 10 रुपीज़। वो लोग आते हैं ना, बोलते हैं ना वैल्यूएशन इसका हमारा 100 CR है, कोई 300 CR बोलता है, कोई अलग कोई भी एक नंबर बता देता है। तो वो डिसाइड होता है नंबर बिजनेस के ऊपर, उसका प्रॉफिट्स के ऊपर, डिमांड सप्लाई क्या है उसके बेसिस पे। बट हाँ, तो वैल्यूएशन के ऊपर से हम इक्विटी देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का वैल्यूएशन होगा 1 CR, तो हम 10% के लिए 10 लाख की इक्विटी देंगे। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन है, 10% के लिए अपने को 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, 1 CR की कंपनी अगर तो इसमें अपनी इक्विटीज ऑफर की जाती है। इक्विटीज के बदले लोग उस जो शार्क्स है वो ऑफर्स देते हैं और पैसा उन लोगों को मिल जाता है। जो स्टार्टअप्स है, बिजनेसेस है, उन लोगों को पैसा मिल जाता है। सो वो लोग पैसे का क्या करते हैं? कोई सेल्स में लगा देता है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लगा देता है, किसी का कोई पॉइंट वीक है, कोई एरिया वीक पड़ रहा है, लाइक वेयर हाउसेस कम है, तो वहाँ पे लगा देंगे। तो डिपेंड करता है पीपल टू पीपल कि कहाँ ये लोग अपने पैसा लगा रहे हैं। और इक्विटी जो है वो लोग को, अभी आपको कुछ आइडिया है कि वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं, वो लोग प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं? जो ये शार्क्स है जो ऑफर दे रहे, क्योंकि वो लोग तो पैसा लगा रहे ना, वो लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो अगर 10 लाख रुपए किसी की कंपनी में लगा रहा है, तो हाउ आर यू गोना मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम इट? ठीक है, तो ये लोग प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। अगर मेरे कंपनी की वैल्यूएशन है 1 CR आज, अगर मैं धंधा कर रहा हूँ, रोज बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यूएशन कभी ना कभी बढ़ेगी। वो 100 CR जाएगी, 1000 CR जाएगी, तो उस हिसाब से 10% की जो वैल्यू होगी वो उस इन्वेस्टर की वैल्यू हो गई। उसने 10 रुपये डाला था जब कंपनी 100 रुपये की थी, तो 10% उसके पास है। अब कंपनी 1000 रुपये की हो गई, तो 1000 रुपये का 10% कितना हुआ? 100 रुपये। तो 90 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ ना। तो ये लोग ऐसा पैसा कमाते, क्योंकि ये लोग कहीं भी पैसा डालने के लिए विलिंग नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 1 CR, 2 CR, ये लोग कहीं पे भी नहीं डाल देंगे ऐसे ही, अंधा पैसा नहीं डालेंगे। ये लोग के पास बहुत पैसा नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये लोग प्रॉफिट्स के लिए डालते हैं कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन कल बढ़ती है, कंपनी की वैल्यूएशन कब बढ़ेगी? जब वो लोग का बिजनेस बढ़ेगा, जब बोले कि प्रोडक्ट ज़्यादा जाएंगे, जब बोले का सेल्स बढ़ेगा, तो वो सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, या फिर प्रोडक्ट कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, अपना EBITDA मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे ये लोग जो पैसा उठाते शार्क से, वो लोग इन्वेस्ट कर देते, लाइक सेल्स में किसी ने कर दिया, किसी ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कर दिया, किसी ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में कर दिया। तो सबका अलग अलग एरिया रहता है, जहाँ पे किसी का एरिया अगर कुछ कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे वो पैसा डाल के अपना जो प्रोडक्ट है उसे और बेहतर तरीके से बाहर निकाल सकता है, कम कॉस्ट में, एफिशिएंसी से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है, ग्लोबलाइज कर सकता है अपना बिजनेस जो भी है। तो ऐसे ये लोग पैसा कमाते हैं और ऐसे शार्क टैंक इंडिया चलता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट सुने होंगे, इक्विटी, वैल्यूएशन, या फिर EBITDA मार्जिन, ये सब बहुत आपने सुना, रिवेन्यू हो गया, सेल्स हो गया, बहुत सारे कुछ चीज़ें सीखे होंगे। बट आपको मैंने एक ब्रॉडर व्यू दे दिया कि ये चलता कैसे, ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, और मतलब जो लेने वाले हैं वो अपना बिजनेस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो देने वाले हैं वो भी अपना प्रॉफिट्स कैसे कमा रहे हैं। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बहुत चीज़ है कि पीयूष बंसल, आपको पता है कौन है पीयूष बंसल? कौन है, कोई बता सकता है?
ओनर ऑफ लेंसकार्ट। तो ये आदमी क्या कर रहा है पता है, वो वहाँ पे बैठने के पैसे लेता है शार्क टैंक में, सोनी इंडिया उसको पैसे देती है 7-8 लाख रुपीस पर एपिसोड, वो पैसे ले रहा है। ओके, वो वहाँ पे बैठ के पैसे ले रहा है। दूसरी चीज, वो वहाँ पे बैठ के इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वो भाग के बैठे इन्वेस्टमेंट्स करना ना कंपनीज में, स्टार्टअप में। वो आपने अगर देखा होगा सारे एपिसोड्स, बहुत सारे एपिसोड्स, तो आपको पता लगा होगा कि उसे टेक्नोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग लगती है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है ना, वो जाग जाता है, पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, वो टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत भागता है। सो इसी कारण वो टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहा है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है, उसको समझ है टेक्नोलॉजी की, वो वहाँ पे पैसा लगाएगा ना। मैं दूसरी जगह पे क्यों पैसा लगाऊं जहाँ पे मुझे रिस्क लग रहा है। सो वो वहाँ पे बैठने के पैसे ले रहा है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ शार्क टैंक इंडिया, तो अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो आप जैसी वीडियो चालू करोगे ना, सबसे पहले एक ही चीज दिखने वाली है, लेंसकार्ट का एड। मेरे को सबसे पहले वही दिखता है, हर शार्क टैंक इंडिया के वीडियो पे लेंसकार्ट का एड लगता है। हर एक बीच में 2-3 ऐड तो मैं देख ही लेता लेंसकार्ट का। तो वो आदमी वहां पे बैठ के पैसे ले रहा है, वहीं पे बैठ के अपना प्रमोशन भी कर रहा है लेंसकार्ट का यूट्यूब पे ही, ठीक है। और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, प्रमोशंस कर रहा है, वहां पे बैठने के पैसे भी ले रहा है। तो ये कितना खतरनाक माइंडेड आदमी हुआ ना, लाइक मल्टीटास्किंग कर रही है, अपने यूट्यूब पे धंधा कर रहा है, वहां पे बैठने का भी पैसा ले रहा है, और वहां पे बैठ के इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है, अलग अलग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। सो ये इजी नहीं है, ये सब लोग नहीं कर पाते। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि जब भी मैं शार्क टैंक इंडिया का वीडियो खोल रहा हूँ, मुझे सबसे पहले लेंसकार्ट का ऐड दिखता है, बीच में दिखता है, एंड में दिखता है, जहां पे देखो सब लेंसकार्ट का एड्स दिखता है। तो वो आदमी बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक शार्क टैंक इंडिया का ब्रॉडर व्यू। तो अपन थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आते हैं कि आपने किसी ने अलग अलग प्रकार के कोई इन्वेस्टमेंट सुने, घर में हो गया, बुक्स में हो गया, मूवीज में हो गया, हर्षद मेहता, ये सब आपने देखा होगा। सो थोड़ा आइडिया है कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी आपको जो लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सुना है आपने, कोई भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स हम लेके घूमते हैं, बट अपने को मालूम नहीं इन्वेस्टमेंट अपन क्या लेके घूम रहे हैं। फोन वगैरह ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये असेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटीज है, ये खर्चा करवाती है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जिसका पैसा बढ़ रहा है। तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स पता है क्या? कोई भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, जो भी दिमाग में आ रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर बता दो। क्या क्या? शेयर्स, इक्विटी मार्केट्स, कैश मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, और क्या कुछ, कोई भी कुछ भी आइडिया हम लेके घूमते हैं इन्वेस्टमेंट्स। कुछ गोल्ड वगैरह लेके घूमते हैं, तो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट्स हो गया, वो असेट्स है ना, पैसा बढ़ा रहे। आईपीएल देखता है कोई, तो उसके अंदर नहीं सुना इन्वेस्टमेंट्स, अप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड सही है, रिस्क नहीं है, रिस्क है तो इश्क है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स हुए, बहुत जगह पे सुनते हैं बट याद नहीं रहते, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते उस पर। क्योंकि पैसा बढ़ाना किसको, इस एज में प्रॉब्लम क्या होती है, हम अभी कॉलेज पास आउट स्टूडेंट, मैं भी आपके एज का हूँ, और ये प्रॉब्लम मैंने भी स्टार्टिंग में फेस किया, अभी नहीं करता। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि शायद उस दिन मेरे जेब में अगर 1000 रुपीज होते हैं तो मैं सबको इंप्रेस कर पाता, शायद कुछ पार्टी वार्टी दे पाता, कुछ थोड़ा सा मैं भी एक्सपेंसिव चीज़ कर सकता। तो ये कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं होता ये सब। स्कूल में हम ऐसे ये जो एक्सपेंसिव शौक होते हैं वो नहीं होते, बट कॉलेज में आने के बाद थोड़ा बंक्स वंक्स चालू हो जाते हैं, थोड़ा सा बाहर घूमने जाए, मस्ती करे, तो इसके थोड़ा लगता है कि हाँ यार थोड़ा पैसा होना चाहिए जेब में। तो इसीलिए मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है स्टार्टिंग में, बट अभी मैं नहीं करता। देयर आर सम डिफरेंट रीजन, जो आप बाद में मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं करता, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने कुछ वही है, मेरा भी अलग कुछ नहीं है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, लक्ष्मी चिट फंड सुना ही होगा, 21 दिन में पैसा डबल, ये सब इन्वेस्टमेंट्स ही है, मैंने सब यही सुना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली यही सुना जाता है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि टाटा का शेयर खरीदा का, तो आप बोलेंगे मैं क्यों खरीदूंगा भाई, मेरे को पता ही नहीं है इक्विटी मार्केट, डीमैट अकाउंट क्या होता है, मुझे आइडिया ही नहीं ना। बट ये सब अपन ने बहुत सुना हुआ है मूवीज में, 21 दिन में पैसा डबल हो रहा है, और क्या हो रहा है, वो जो लड़की भाग जा रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, ये ना 21 दिन में पैसा डबल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बहुत लालच दिखाते हैं इसके अंदर, लोगों को लूटते, दबा के भाग जाते हैं, और ये हो रहा है, सिर्फ मूवीज तक ही नहीं है, ये बहुत सच में हो रहा है। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है इसमें डूबते हुए, लोग करोड़ों का लगा देते और वो लोग गायब हो जाते। सो वो बहुत ही घटिया चीज़ है। तो अपन थोड़ा सा बेसिक चीज़ पे आते हैं, इसके अंदर निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये नाम आपने सुना होगा, सेंसेक्स वगैरह न्यूज़ में बहुत आता है। सेंसेक्स ने किया पार 60,000, ने सेंसेक्स ने किया 55, 60, ये सब बहुत सुनने आता है न्यूज़ में। तो इसीलिए मैंने ऐसे चीज़ें उठाई जो आपने सुना होगा। गोल्ड वगैरह तो ठीक है, मैं आपसे बता सकता हूँ, गोल्ड है, असेट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, एफडी है, ये सब बहुत सुनी सी चीज़ है, ठीक है। सो हम आते हैं स्टॉक मार्केट्स की तरफ, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, सबके इंटरेस्ट की चीज़ है, पैसा भी बन रहा है। तो अपन थोड़ा स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट्स होते क्या है।
तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, अगर आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही नहीं वाला स्टॉक मार्केट्स होते क्या है। वैसे कोई खास गरज नहीं है पढ़ने की, ये तो बस फॉर्मली दिखाने के लिए होता है। सो इट्स फाइन, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। तो कोई भी कंपनी आती है आईपीओज लेके, अपनी रोटी दिखा के, वैल्यूएशन दिखा के, सो वो कंपनीज स्टॉक मार्केट में एंटर करती है, और हम जैसे लोग, बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स, हम रिटेल में आते हैं जो थोड़ा थोड़ा फंड लगा के पैसा कमाते हैं। सो हम जैसे लोग हो गए, FIIs, DIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs हो गए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हो गए, LICs हो गए, ये लोग बल्क में पैसा डालते हैं आईपीओज में, और ये लोग पैसा कमाते हैं। सो मैं स्टॉक मार्केट्स का ब्रॉडर व्यू देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट्स होता क्या है, ये चलता कैसे, बहुत सिंपल भाषा में। ओके, सो स्टॉक मार्केट्स का अगर देखा जाए तो अज्यूम कीजिए हम सब्जी मार्केट में, अज्यूम कीजिए, आवाज आ रही है, कांदा वांदा बिक रहा है 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। हम ऐसा अज्यूम करिए एक सब्जी मार्केट में है जहां सिर्फ कांदा बिक रहा है, सिर्फ कांदा, बाकी कोई सब्जी नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई नहीं, सब जगह पे कांदा ही कांदा बिक रहा है। अलग अलग प्रकार के कांदे, कोई बड़ा कांदा है, कोई छोटा कांदा है, कोई सड़ रहा है, कोई बहुत, हजारों प्रकार के अलग अलग कांदे, बहुत अलग अलग, किसी का काम दाम कम है, किसी का काम बड़ा है, किसी का कुछ अच्छा है, कुछ गंदा है, कुछ सड़ रहा है, कुछ स्मेल आ रहा है, कोई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, हम जब इस मार्केट में घुसते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, हमें सब कांदे सेम दिखते हैं, खाली भाव अलग दिखता है कि हाँ ये 10 रुपए का है, ये 50 का है, थोड़ा दिखता है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बट हम पहचान नहीं सकते कि ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। इसे ये सबको नहीं करने आता, बट इसे करने का कुछ तरीके होते हैं। तो स्टॉक मार्केट्स मतलब क्या, हमें सीखना पड़ेगा कि कांदे को एनालाइज कैसे करना है, कि कौन सा अपने लिए अच्छा है जो अपने को पैसा बना के दे। ठीक है, कांदे को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे हम कांदे को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा साइड का पार्ट, बट कांदे को एनालाइज करना ही क्यों है, क्यों करना है, मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मैं कुछ और चीज कर सकता हूँ, कांदा क्यों एनालाइज करना है। तो कांदे का सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ कि कांदा क्यों, कांदा का आपने बहुत दिखा रहेगा न्यूज में, भाव ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 120, कभी 30-40 रुपए, कभी अलग प्राइस पे चल रहा है, कभी अलग प्राइस पे चल रहा है, तो बता नहीं सकते कांदा का भाव क्या चल रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए मैंने आपको सिखा दिया कि कांदा कैसे एनालाइज करना है। 2 प्रकार होता है, मैं आपको बताऊंगा कौन से 2 प्रकार होते हैं कांदे का एनालाइज करने का। तो अगर मैंने आपको सिखा दिया कांदा कैसे एनालाइज करना है, तो आपको क्या करना है, कांदा उठाना है 30 रुपए में जब भाव कम होगा, एक अच्छे भाव पे कांदा उठाना है। जब कांदे का भाव 120-130 सारा जगह बेच देंगे ना, तो जो भी प्रॉफिट्स होगा वो ले लेंगे। अगर कांदा का भाव कम भी हो गया, सब कभी कभी गलती हो जाती है, एनालाइज करने में गलती हो जाती है, मार्केट से लॉस करना पड़ता है, लॉस होता ही है, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट्स ही हो जाएंगे, नहीं, लॉस भी करना पड़ता है, चीजें होती है। सो क्या होगा अगर कांदे का भाव नीचे आ जाए, कांदा रख लेंगे ना अपने पास, कांदा सड़ता थोड़ी है, जब तक अपन उसको एक्सपोज नहीं कर रहे रेन से या फिर कुछ मॉइस्चर से एक्सपोज नहीं कर रहे, तब तक अपन कांदा रखते हैं ना, जब बढ़ जाएगा भाव तब बेच देंगे आराम से, तब तक रख लेते। तो अपने को वही करना है, 30 रुपए में खरीदना है, 130 में बेचना है, 100 रुपए मेरे को चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, सो ये कांदे का हो गया सिस्टम, मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाया है ताकि समझ सके कि मार्केट्स होता क्या है। हाँ, बट ये याद रखिए इस मार्केट में सब कांदे ही है, आपको टोमेटो नहीं मिलेगा, करेला नहीं मिलेगा, बैंगन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कांदे, बस हजारों प्रकार के कांदे। एक बड़ा है, एक छोटा है, एक सड़ रहा है, एक बहुत अच्छा है बट महंगा है। सो अलग अलग प्राइजेस के अलग अलग प्रकार के कांदे मिलेंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो अपने को सीखना पड़ेगा कि कांदे को एनालाइज कैसे करना है। तो 2 प्रकार होते हैं एनालाइज करने के, एक होता है टेक्निकली एनालाइज करना, उसके अपीयरेंस पे एनालाइज करना। कोई कांदा ज्यादा ही बड़ा दिख रहेगा तो मेरे को बहारा नहीं कि मुझे लेना चाहिए ऐसा, कोई कांदा कुछ ज्यादा ही छोटा है तो फायदा ही नहीं ना, मैं काटूंगा तो कचरा ही निकल जाएगा, तो फायदा ही नहीं उसका भी। तो कोई कांदा एक परफेक्ट साइज का है तो वो अपीयरेंस पे, या फिर कोई कांदा सड़ रहा है बाहर से, उसका स्किन विन का कलर चेंज हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपीयरेंस पे उसे बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। अपीयरेंस पे, उसके दिखने पे उसको एनालाइज करना कि क्या ये सच में अच्छा है, क्योंकि अगर हम बाजी मार्केट जाएंगे तो हम अपीयरेंस पे ही एनालाइज करते हैं कि कौन सा कांदा कैसा है। अभी हम उधर नहीं बोलेंगे कि मेरे को 1 किलो कांदा दे, सब काट के दिखा अंदर से, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा है, कौन सा कांदा अंदर से गंदा है या कोई सड़ रहा है, मेरे को सब काट के चाहिए। तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस, अपीयरेंस पे, बाहर से ही साइज कैसा है, दाम कैसा है, वैल्यू कैसा है, क्या उस हिसाब से। और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत फैसिनेटिंग चीज है इसके अंदर, क्योंकि ये हर एक कांदे के ऊपर अलग अलग लगती है। अपीयरेंस अगर सीख लिया, इतना साइज होना चाहिए, पिंक कलर का उसका रैपर होना चाहिए, उसका स्किन होना चाहिए, और वजन इतना इतना होना चाहिए, बस ये सीख लिया तो सब कांदे के साथ वो सेम अप्लाई होता है। बट फंडामेंटल एनालिसिस, कांदे तो कांदा चेंज होता रहता है।
फंडामेंटल बहुत अलग चीज़ है। फंडामेंटल मतलब क्या, कौन सी चीज़ें कांदे को अफेक्ट कर रही है ना, उस हिसाब से दाम चेंज होगा। लाइक डिमांड एंड सप्लाई हो गया, लोग बहुत कांदा खा रहे हैं, बहुत कांदा खा रहे हैं, बट कांदा उगी कम रहा है, तो कांदे का भाव बढ़ जाएगा ना। कांदा सप्लाई बहुत देनी है, डिमांड बहुत ज्यादा है, बट सप्लाई कम हो रही है, लोग खा रहे ज्यादा है, बट उग रहा ही कम है ना। तो जो भी, जिसको भी लेना है वो महंगे दाम पे लो, नहीं नहीं लेन तो मत लो। 130 में बहुत सारे कस्टमर है लेने वाले, क्योंकि लोग खा रहे हैं बहुत सारा। तो ये तो हो गया कांदे का डिमांड एंड सप्लाई, ये आता है फंडामेंटल्स में। या फिर प्रॉब्लम कुछ हो गया कि बहुत सारा कांदा एक वेयर हाउस में रखा था और उधर कुछ पानी चला गया, सब खराब हो गया, कांदा खराब हो गया। सप्लाई तो है मेंटेन्ड, बट डिमांड अभी, सॉरी डिमांड तो है मेंटेन्ड, बट सप्लाई कम हो जाएगी, कांदा सड़ गया सारा, तो अभी इतने जल्दी नहीं उगा सकते ना फटाफट कांदा, टाइम लगता है। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अगर कल को न्यूज में आ गया कि 100 रुपए का पेट्रोल 200 हो गया, तो कांदे का भाव तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में लोग का खर्चा बढ़ रहा है, तो ये लोग का कांदे का भाव बढ़ जाएगा। तो ये आता है फंडामेंटल एनालिसिस में, मतलब कौन सी चीजें किसको अफेक्ट कर रही है। एक तो ये सब ग्रुप को अफेक्ट करेगी, मतलब सारे प्रकार के कांदों को अफेक्ट करेगी, या फिर इंडिविजुअली, लाइक इसको अलग अफेक्ट कर रही है कि ये प्रजाति का कांदा है वो 2 महीने में सड़ जाता है, तो उसका तो अलग ही प्रॉब्लम है ना। तो ये फंडामेंटल में आया। अगर ये कांदा ये सड़ता ही नहीं है, कभी नहीं सड़ता है, तो लोग इसको क्यों खरीदेंगे इतना, लाइक कभी नहीं सड़ रहा है ना, तो फ्रेश नहीं रहेगा ये। मैं 10 साल बाद भी ये कांदा बेच दूं तो वो फ्रेश नहीं है ना, उसके अंदर फ्रेशनेस नहीं है। अभी निकाला हुआ कांदा और 10 साल पुराना कांदा, इसमें फ्रेशनेस का फर्क होता है। सो मैं नहीं खरीदूंगा उससे। सो बहुत चीज़ें की कुछ अच्छा गुण होना और कुछ बुरा गुण होना, बहुत अलग अलग चीज़ें मैटर करती है। तो इसके अंदर सब कुछ सेम होना चाहिए। तो हम कांदे को एनालाइज कैसे करेंगे, टेक्निकली और फंडामेंटली। तो इसे हम डालते हैं स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक सारे सेम है, कोई स्टॉक मोटा है, कोई स्टॉक छोटा है, कोई स्टॉक की कीमत 16-16 हज़ार है, कोई कोई 1-1 रुपए में मिलता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार के स्टॉक है। कोई स्टॉक अलग चीज बनाता है, कोई अगर हम टाटा मोटर देख ले तो ये स्टॉक तो गाड़ी बना रहे बराबर, बट कोई अलग स्टॉक देख लिया, अगर हमने रिलायंस बता रही है तो पेट्रोल बेच रहा है, अगर हम एयरटेल पकड़ ले तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज बेच रहा है। तो सब कांदा का अलग अलग फीचर्स है, ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस सारे स्टॉक्स पे सेम काम करता है। अपीरियंस सीख लिया ना, सो टेक्निकल एनालिसिस सब पे सेम काम कर रहा है, बट फंडामेंटल वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को पता चल गया कि जो गाड़ियां है उसके टायर बनने का कॉस्ट बहुत बढ़ गया, तो ऑफकोर्स इससे प्रॉब्लम किसको होगा, टाटा मोटर्स को। रिलायंस को क्या फायदा, रिलायंस को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मैं तो पेट्रोल बेच रहा हूँ अपना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, तू टायर का दाम बढ़ रहा है या कुछ और हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। सो फंडामेंटल एनालिसिस एक तो सबको अफेक्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबको कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये वॉर हो गया, सारे स्टॉक्स नीचे, तो ये सबको एक ग्रुप में अफेक्ट करेगा या फिर इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा, बट टेक्निकल एनालिसिस सब जगह पे सेम है। एक बार सीख लिया, अपीयरेंस सीख लिया कि कैसा होना चाहिए, वजन इतना होना चाहिए, साइज इतना होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, इधर से उग के आया तो बहुत अच्छा है, इधर से नहीं आना चाहिए, वैसा वैसा। सो टेक्निकल अपीयरेंस पे सीख लिया तो सब स्टॉक्स पे सेम जाता है, बट फंडामेंटल थोड़ा वेरी करता है। लाइक एक तो ये सब पे अफेक्ट करेगा एक साथ, नहीं तो इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा। तो ये तो गया स्टॉक मार्केट्स। होता क्या है इसके अंदर, अपन और डीप में जा सकते हैं, बट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक टर्म है एनालिसिस पैरालिसिस। इसको, इस टर्म का क्या मतलब है, अगर मैं आपको ज़्यादा डेटा दे दूँ तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चल क्या रहा है, कांदा टमाटर ये सब्जी वब्जी बना रहे हैं यहाँ पे। सो वो बहुत कंफ्यूजिंग ना करके हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में समझाएंगे कि होता क्या है। समझिए, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह, कुछ कन्फ्यूजन, पानी वानी पीना है, मस्त कुछ कंफर्टेबल रहो बस, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, टाइम होराइजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम होराइजन मतलब कि कितने टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, क्या रिस्क रहेगा। तो आपके सामने एक टेबल है छोटा सा, तो अगर आप मोर देन ए ईयर कर रहे हो, एक साल से ज्यादा, सॉरी यहाँ पे मोर देन 3 ईयर्स है, मोर देन 3 ईयर्स कर रहे हो तो लोएस्ट रिस्क रहेगा, बहुत मिनिमल रिस्क रहता है। क्योंकि कांदे का भाव अगर देखा जाए तो, अगर हम हमारे बचपन की बात करें तो कांदा 5-6 रुपए किलो मिलता था, अगर याद होगा किसी को, या फिर हमारे मम्मी पापा के बचपन में देखा जाए वो ताने मारते रहते, हमारे टाइम में कांदा इतने इतने में मिलता था, तुम लोग तो 60-60 रुपए का खा रहे हो, हम लोग एक दो रुपए में खाते थे। तो ये सब इन्फ्लेशन की वजह से, तो एट द एंड ऑफ द डे कांदे का भाव ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ग्रेजुअली, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो ये हो गया लोएस्ट रिस्क, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बढ़ना ही है ना पैसा, तो इसके अंदर लोएस्ट रिस्क है। अगर आप 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत कम रिस्क है। 1 to 3 ईयर, 1 साल से 3 साल तक, ये लॉन्ग टर्म में आता है। 1 साल से अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी से देखा जाए तो 1 साल के ऊपर अगर आप कोई भी स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो 1 to 3 ईयर अगर आप पकड़ोगे तो लो रिस्क रहता है, थोड़ा रिस्क मेंटेन रहता है, क्योंकि कांदे का भाव क्या पता कुछ फंडामेंटल न्यूज हिट हो जाए कि वापिस कोई वॉर हो जाए,
कुछ भी हो सकता है ना, बता नहीं सकते। तो उस हिसाब से 1 to 3 ईयर के हिसाब से थोड़ा लो रिस्क रहता है, बट रहता है। इसके अंदर लोएस्ट रिस्क है, इसके अंदर लो रिस्क है। अगर लेस देन ईयर पकड़ रहे हो तो मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा रिस्क रहता ही है, फंडामेंटल अफेक्ट कर सकता है, टेक्निकल अफेक्ट कर सकता है, तो इसके अंदर मॉडरेट रिस्क है। अगर लेस देन ए मंथ कर रहे हो तो हाई रिस्क है, मंथ, क्योंकि टाइम फ्रेम कम हो रहा है और आपकी प्रिडिक्शन वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि आप लॉन्गर रन में नहीं देख रहे हो तो शॉर्टर टर्म में देख रहे हो, 1 मंथ में देख रहे हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल्स चेंज हो सकते हैं, अपीरियंसेस चेंज हो सकते हैं। लाइक एक कांदा अगर मैं 1 महीने बाद देख रहा हूँ और आज देख रहा हूँ तो फर्क दिखेगा ना। आज के टाइम पे थोड़ा फ्रेश लगेगा, 1 महीने बाद क्या पता थोड़ा सा सड़ा सड़ा सा लग रहा है, तो सड़ गया तो प्राइस तो कम होनी है ना उसकी। तो इसीलिए लेस देन ए ईयर में मॉडरेट रिस्क है, लेस देन ए मंथ में हाई रिस्क है, सॉरी लेस देन ए मंथ करेंगे तो हायर रिस्क आता है, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। इसके अंदर आप मंथली ट्रेड्स होते हैं, स्विंग ट्रेड जिसे हम कहते हैं, जो 8-10 दिन तक चलते रहते हैं, मंथली तक चलते रहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। इंट्राडे में हाईएस्ट रिस्क है, हाई रिस्क नहीं है, इंट्राडे में हाईएस्ट रिस्क रहता है, क्योंकि आपको पूरा कांदे को एनालाइज करना है टेक्निकली, फंडामेंटली, और एक दिन में ही ट्रेड लेना है। सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, मार्केट्स के टाइमिंग होते हैं 9:15 से 3:30, तो इसके अंदर ही आपको पूरा डिसीजन लेना है कि कांदा बेचना है, रखना है, खरीदना है, क्या करना है। तो इसके अंदर हाईएस्ट रिस्क है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फास्ट चाहिए कि कांदा सड़ रहा है क्या, देखना पड़ेगा टेक्निकली। अगर अपीयरेंस पे देखा जाए सड़ रहा है क्या, सड़ रहेगा तो वैल्यू तो कम ही होनी है। फंडामेंटली देखना, एक दिन में कुछ भी हो सकता है, तो फंडामेंटली देखना, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, देखने पड़ते हैं। लाइक तो इसके अंदर इंट्राडे में अगर हाई रिस्क, तो 21 दिन में कर रहे हो तो सबसे ज्यादा रिस्क है, तो इसके तरफ जाना ही नहीं है। 21 दिन में पैसा डबल अपने को करना ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिस्क इसके अंदर ही है कि पैसा डूबना ही है। अगर पैसा डूबाना ही है तो 21 दिन में जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा टाइम होराइजन के बारे में, क्योंकि ये समझना जरूरी है, जितना बड़ा टाइम उतना कम रिस्क, जितना छोटा टाइम उतना ज्यादा रिस्क, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फास्ट है छोटे टाइम में। और बड़े टाइम में आपको इतना डीप स्टडी नहीं करना है, बड़े टाइम में 3 साल से ज्यादा। फंडामेंटली अभी जो होना है वो तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी कल को किसी को और का वॉर हो गया तो हम थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि ये लोग का वॉर है, लोग ऐसी झगड़ा वगड़ा करने जा रहे हैं, तो वो नहीं प्रिडिक्ट हो सकता। तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, राम भरोसे कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो टेक्निकल अपीरियंस पे कि हाँ अगर इस कांदे पे मैं देख रहा हूँ तो 1 साल में थोड़ा सड़ना चालू हो जाएगा, अगर मैं इसको मॉइस्ट प्लेसेस में रखता हूँ, अगर कुछ ध्यान नहीं देता तो 1 साल में सड़ना चालू हो जाएगा। तो उस हिसाब से टेक्निकली थोड़ा सा प्रिडिक्शन हो सकता है, बट फंडामेंटली उतना नहीं। तो फंडामेंटली इतना नहीं कर सकते अपन। सो लॉन्गर ड्यूरेशन रहेगा तो अपना टाइम, अपना रिस्क है वो थोड़ा सा कम रहता है, बट अगर टाइम कम कर दे तो रिस्क बढ़ जाता है। और अगर 21 दिन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क है, तो वो देखना ही नहीं हमें। तो आप में से किसी ने नई टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सुना है, जो अपने वो बोलते हैं ना थोड़े से नए नए टाइप के इन्वेस्टमेंट्स, अपने एरा के, अपने एज के, बिटकॉइन वगैरह कुछ सुना है? कुछ क्रिप्टो करेंसीज, ये अपने एज के है ना। इक्विटी तो बुढ़े लोग करते हैं, अपने एज के जो होते हैं वो किसी ने सुना है क्या? क्या कुछ कौन से कुछ बता सकते हो? बिटकॉइन है, डोजकॉइन है, इथेरियम वगैरह है, तो ये अपने टाइप के इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी वगैरह तो बुड्ढे वड्ढे करते, तो अपने को भी देखना है, मतलब उसमें पैसा है। बट हाँ ये जानना जरूरी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, अभी कौन से कांदे आए मार्केट में, वो भी देखना जरूरी है ना, कौन से मार्केट में कांदे बिक रहे, लोग कौन सा इंटरेस्ट ले रहे। तो यही है बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, रेवन का बहुत सारे एनएफटीज वगैरह, ये भी सब नया नया आ रहा है, स्टार्टअप्स वगैरह भी बहुत नया नया है ये थोड़ा सा। तो ये अपने टाइप के इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हो कि थोड़े ओके। तो अपने एरा के इन्वेस्टमेंट्स है, अपने जनरेशन के इन्वेस्टमेंट है कि बिटकॉइन है मेरे पास, तो भाई मेरे पास इथेरियम है, तो ये थोड़ा कूल स्टफ हो गया कि हाँ मेरे पास ये सब है। बट वही इक्विटी थोड़ा सा हैवी साउंड करता है इक्विटी, बट क्रिप्टो करेंसीज थोड़ा कूल साउंड करते हैं कि यस मेरे पास क्रिप्टोज है, मेरे पास बिटकॉइंस है, मेरे पास इथेरियम्स है, मेरे पास रेवन कॉइन्स है, डोज कॉइन्स है, ये तो बहुत अलग अलग चीज़ें है इसके अंदर, ठीक है। तो ये नए टाइप्स के इन्वेस्टमेंट है जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, जो पुराने लोग हैं, क्योंकि इनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज हो गया, एनएफटीज में उतना अच्छा बेस नहीं है, ठीक है, इसके अंदर इतना अच्छा बेस नहीं है। तो इसके लिए जो पुराने लोग हैं वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, बट जो नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट्स में, क्योंकि अगर आप आईपीएल देखते हो, अगर यूट्यूब वगैरह पे जो एड्स वगैरह चलती है, तो उसके अंदर आपने बहुत देखा होगा कि अप स्टॉक्स का ऐड दिखा रहे हैं, तो ये सब भी इसमें ज़्यादा एंगेज्ड है, भले कि वो इक्विटी में भी है, बट इसके अंदर भी थोड़ा एंगेज्ड है। अप स्टॉक्स हो गया, या फिर कॉइन D6 को ये नाम सुना होगा, या फिर वजीरेक्स, ये सब ब्रोकर्स है जो इसे प्रमोट करते, क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करते बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा नए टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जानना जरूरी है क्या है। तो आपको किसी को कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है मार्केट्स के बारे में, कांदे के बारे में, कुछ भी
अगर आपको कुछ पूछना है कि आपने अपने माँ बाप से सुना है कि म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट्स बहुत ऐसे घटिया चीज़ है, सट्टा बाजार है, तो कुछ आपको बताना है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ पूछना है मार्केट्स के बारे में, कुछ भी हो तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो। आपने अगर कुछ सुना होगा अपने घर वालों से या फिर कुछ भी हो सकता है, किधर न्यूज़ में देखा होगा, कुछ कन्फ्यूजन्स रहेगा कि ये साला एनएससी होता क्या है, ये बीएससी होता क्या है, कुछ भी हो सकता है। कभी सुना है ये एनएससी बीएससी, कुछ सुना है ना? तो एनएससी बीएससी मतलब बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे में आता है। हर्षद मेहता अगर किसी ने देखा है तो उन्हें पता रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ये पूरा ये जो हुआ है सब स्कैम 1992 ये पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब पूरे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज जो भी मुंबई में ही आता है, तो दोनों भी उधर ही है। मतलब इंडिया के सबसे बड़े 2 एक्सचेंजेस जो है वो एक बॉम्बे का है और एक नेशनल है, तो एक दोनों भी मुंबई में ही आते हैं। तो ये जहाँ पे अपना ट्रेड होता है, मतलब एक्सचेंज मतलब क्या, जहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, बीच में ब्रोकर होता है। ब्रोकर कौन हो सकता है? एक्सिस बैंक हो सकता है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल ब्रोकर हो सकता है, कोई सब ब्रोकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये मिडल मैन होता है। हम क्या करते हैं, हम इसे 10 रुपये देते हैं और बोलते हैं भाई तू एक्सचेंज से मेरे लिए 10 रुपये का कांदा ले गया, तो ये अपने को 10 रुपये का कांदा दे देगा। तो ये मिडल मैन होता है, ये थोड़ा एक 2 रुपये का कमीशन खाता है बीच में। बाकी सब एक्सचेंज और अपने इधर शेयर्स का एक्सचेंज होता है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप मुझे शेयर्स दे दीजिए। तो जैसे ही शेयर्स मतलब क्या, इक्विटी। शार्क टैंक इंडिया से कंपेयर करें तो ये रोटी का टुकड़ा है। जैसे कंपनी बढ़ेगी, जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, वैसे आपका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है 1%, 2%, 10%, जितना भी रहेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे समझिए कि मार्केट्स में जो शेयर्स है, जो स्टॉक्स है, वो नए नए इन्वेस्टर्स है स्टार्टअप्स के लिए। ये लोग आपके पास आते हैं कि देख भाई मेरा 1000 रुपये का शेयर है, इसके फंडामेंटल्स चेक कर ले, टेक्निकल्स चेक कर ले, तेरे को जो बाहर है वो ले, मेरा शेयर लेना है तो लेने, तो कोई और शेयर के ले जा। तो हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते, तो हम इसके अंदर क्या हुए, इसके अंदर क्या हुए, मार्केट्स के अंदर हम क्या हुए, शेयर होल्डर। बट अगर देखा जाए शार्क टैंक इंडिया से कंपेयर करें तो हम इसके अंदर क्या हुए, शार्क टैंक इंडिया से अगर हम मार्केट्स को कंपेयर कर रहे हैं, अगर स्टार्टअप्स है, कोई स्टॉक अगर स्टार्टअप है, रिलायंस हो गया, ये सब स्टार्टअप्स है, ये अपने पास क्या आते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने कि ये मेरे टेक्निकल्स है, मेरे फंडामेंटल्स है, तो हम शार्क्स हो गए। तो हम इसके अंदर इक्विटी खरीदते हैं, और जब मार्केट की कैप उसकी वैल्यूएशन बढ़ने लगती है, हम प्रॉफिट कमाते हैं इन अ लॉन्गर रन। तो ऐसे मार्केट्स काम करता है। तो ये शार्क टैंक इंडिया, क्योंकि इससे कंपेयर करने के लिए इजी पड़ेगा, इसके लिए मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया। तो आपको कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ है दिमाग में, कुछ कन्फ्यूजन या फिर कुछ डाउट्स, जो आपने कुछ मिथ्स सुने होंगे अपने मम्मी पापा से, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ पूछना है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। कुछ है आपको कुछ डाउट? प्राइस कौन सेट करता बिटकॉइन का प्राइस देख, ये कांदा है समझ, ये डिमांड एंड सप्लाई पे सेट होता है, ठीक है। बायर्स कितने, क्योंकि बिटकॉइन का कैसे पता है कि ये कोई ओन नहीं करता। फॉर एग्जांपल रिलायंस को पकड़े, रिलायंस का शेयर किसका है, अंबानी का, ये अंबानी ओन करता है। बट वहीं पे अगर हम देखा जाए तो बिटकॉइन ये कोई ओन नहीं करता, कोई ये नहीं, हाँ अगर तू खरीद रहा है तो बोल सकता ना ये मेरा 10 रुपये का बिटकॉइन है, बट वैसे अगर बिटकॉइन देखा जाए तो कोई ऐसा पूरा ओन नहीं करता कि ये पूरी चीज़ मेरी है, ये इसका जो सिस्टम है ये मैंने बनाया, ये पूरी चीज़ मेरी है, तो इसको कोई ओन नहीं करता। तो ये मार्केट में 24 घंटा 7 दिन चल रहा रहता है, कभी भी देख 24/7 बिटकॉइन चालू रहता है। तो ये डिसाइड इसकी प्राइसेस होती है बाय एंड जो बायर्स रहते हैं और सेलर्स रहते हैं उस पर। अभी कांदे का ही एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कांदा सड़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैसे ही बायर्स एंड सेलर्स में रहता है कि अगर बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है तो इसका प्राइस बढ़ने वाला है, और अगर कम हो रही है तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। बट इसके अंदर हम अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख जाए तो हम अपीयरेंस के ऊपर ट्रेड्स ले सकते हैं। टेक्निकली हम देखें, चार्ट्स देखें, इसके अंदर बहुत एस्पेक्ट रहते हैं, क्या देखना होता है ये सब हम सीखेंगे आगे। सो टेक्निकल एनालिसिस पे हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस पे हो गया, तो इसके ऊपर हम बेसिस पे अगर देखें तो हम इसके अंदर ट्रेड्स ले सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई देख के कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है। क्योंकि बिटकॉइन को फंडामेंटली ज़्यादा चीज़ अफेक्ट नहीं करती फंडामेंटली, क्योंकि ऑफकोर्स अगर तेल बंद हो रहा है तो बिटकॉइन को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई गाड़ी बंद हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है ना कुछ, बिटकॉइन अगर प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहा है तो उसका इनकम आउटपुट ये डेस्टिन नहीं है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। लाइक डिमांड एंड सप्लाई के दम पे कुछ भी हो सकता है। हाँ अगर इसके ऊपर रेगुलेशंस आ गए, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी है रेगुलेशंस, बट और तगड़े रेगुलेशंस आ गए कि थोड़ा सा ये हो गया, लाइक स्ट्रेंथन उसका कम हो गया, तो उसका प्राइजेस क्रैश हो सकता है। लाइक अगर बोल दिया एलन मस्क ने बोल दिया कि यूएसए में
ये नहीं चलने वाला है। अगर सिर्फ ट्वीट करके बता देना कि बिटकॉइन इज नॉट द फ्यूचर, तो उसके प्राइजेस कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो है जिनके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है वो बेच देंगे। तो अगर बेच रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि सारे लोग बेच रहे हैं ना, और डिमांड कम हो रही है, खरीदने वाले कम है। तो अगर सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके प्राइजेस क्रैश हो जाएंगे। सिंपल। तो ऐसे बिटकॉइन की प्राइजेस चलती है, इसके ऊपर कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है, फंडामेंटली ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करता। वैसे ही अगर रिलायंस का देखा जाए, तेल का दाम बढ़ रहा है, फिर कुछ तेल के साथ अगर कुछ होता है तो इसके शेयर प्राइजेस पे बहुत इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट पे इफेक्ट आ रहा है। टाटा मोटर्स का अगर कुछ हो गया कि इनकी ईवी, अभी अगर आप देखो न्यूज़ वगैरह देखते हो तो ओला की जो बाइक्स है वो बहुत देखा रहेगा कि आग वगैरह पकड़ रही है, तो लोग भरोसा कम कर रहे हैं ना, ट्रस्ट कम, क्योंकि धंधे में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर अगर भरोसा ही नहीं है तो लोग क्यों खरीदेंगे आपकी ईवी? मैं ईथर की खरीद सकता हूँ, कुछ और ब्रांड की खरीद सकता हूँ, मैं तेरी क्यों खरीदूँ? अगर तेरी जल रही है, अगर बाइक वगैरह तेरी जल रही है, मैं बैठ रहा हूँ, पीछे से सीट वीट जल रहा है, तो मैं क्या करूँगा फिर? तो इसीलिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पे प्रोडक्ट के ऊपर अगर कुछ हावी होती है तो कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। प्रोडक्ट के ऊपर कुछ होता है तो तेल रिलायंस, ओला की बाइक तो ओला। तो इसीलिए बिटकॉइन अगर कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहा है तो फंडामेंटली ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, रैदर देन डिमांड एंड सप्लाई पे सब चीज़ें चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डिमांड है, सप्लाई है, उसके पूरे प्रॉपरली उसके मैनिपुलेशन पे बिटकॉइन के प्राइजेस सेट होती है डेली। तो सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस नीचे आ जाएगी, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो ये था बिटकॉइन का प्राइजेस का मूवमेंट किस पे डिटरमाइन होता है। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? तो मैं अभी पूछता हूँ इथेरियम का। इथेरियम मतलब किसने बनाया है? हाँ, बनाया है, कोई ओन करता है, कौन करता है? उसका प्रोडक्ट है। हाँ, तो इथेरियम में जो बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, हम्म तो जब बेचते हैं हम्म तो उनको प्रॉफिट होता है साथ में। हाँ, प्रॉफिट होता और है। जो ओनर है उसको भी होता है। नहीं, ओनर का इससे कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि देखना प्रोडक्ट नहीं है ना इसके अंदर। अगर तू कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो तेरा मार्जिन रहता है प्रोडक्ट के पीछे। 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है, उसको बनाने में 5 रुपये खर्चा आ रहे, 2 रुपये का ट्रैवलिंग में खर्चा आ रहा है, तो 3 रुपये तेरी जेब में जा रहे हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। बट इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है ना कुछ। अगर लोग तेरी, हाँ, तू अगर पेटेंट करवा रहा है कि इथीरियम मेरा है, और अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो देखो लॉयल्टी मिलती है। हाँ, और अगर तू फॉर एग्जांपल इथीरियम को तूने इन्वेंट किया, तूने ब्रोकर हाउस एक डाल दिया कि इथीरियम मेरे नाम पे, तो आप मेरे ब्रोकिंग से ही ट्रेड करो ना, जो भी कमीशन आएगा वो तो मैं ही खा लूँगा ना। तो वो जो दिमाग चाहिए कि कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो अपने खुद के असेट्स से। तो इथीरियम का है, मालिक है, उसको उससे कुछ एक्सट्रीम फ़ायदा नहीं होता है। लॉयल्टी फीस आ रही है, जो जो चीज़ें राइट्स वगैरह जो बेच के आ रही है वही, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, और अगर वो कुछ इथीरियम ओन करता है तो उसने तो जब जीरो उसकी वैल्यू थी तभी से खरीदा होगा ना। तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 3-3.5 लाख कुछ तो चल रही नहीं है शायद इथीरियम की वैल्यू। तो हर इथीरियम पे वो 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। तो फिर वो जो उसका मालिक है इथेरियम का, हम्म, तो जितने बायर्स आते हैं, फिर ये एक दिन में 40 बायर्स है, हाँ तो 40 बायर ने कितना खरीदा उसका इथेरियम? हाँ। तो वो नंबर ऑफ बायर्स पे उसको उतना पैसा मिलता है, नंबर ऑफ बायर्स। मैं समझा नहीं अच्छे से कुछ, थोड़ा। सर, हाँ, देखिए बिटकॉइन हो गए, कॉइन, क्रिप्टोस हो गए, क्रिप्टो को खरीदने जाएगा, मैं खरीदने गया, खरीदने आप गए। ये खरीदने। हाँ। तो हम 3 जन गए, 3 जन गए। 3 ने खरीदा, जैसे कि हाँ। अभी प्राइस जो भी प्राइस है, जो भी चाहिए, हाँ, XYZ। पर पर्सन एक इथेरियम का 1000, हाँ, ठीक है। तो 3000, तो नंबर ऑफ उस पे कितना लिया उसको मिलेगा गवर्नमेंट को? नहीं, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या है पता है क्या, अभी समझ लीजिए उसने इथीरियम खरीदा है 0 रुपीज़ पे, 1 रुपीज़ पे, 2 रुपीज़ पे, क्योंकि उसने इन्वेंट किया ना वो, तो वो लोएस्ट प्राइस पे खरीद रहा है। बट समझ लीजिए अभी ऑफकोर्स अगर ये इथीरियम आपको 1 रुपीज़ में मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप 10-20 तो नहीं लोगे, आप लाखों में लोगे। आपके पास लाखों इथीरियम पड़े, करोड़ों इथीरियम पड़े, क्योंकि 1-1, 2-2 रुपये का तो मिल रहा है। तो मैं खुद इन्वेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे होंगे ना। तो वैसे ही इथीरियम काम करते हैं, बट वो बेच नहीं सकता। उसके पास करोड़ों में इथीरियम पड़े, वो बेच नहीं सकता उस इथीरियम्स को। क्यों नहीं बेच सकता? अगर उसने सब बेच दिया ना तो इथीरियम का सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो वो तो खुद के इथीरियम का घाटा करवा रहा है ना। प्राइस ही कम हो रही है, 3 लाख से 1.5 लाख 1 लाख आ जाएगी, क्योंकि उसने सभी बेच दिया, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा स्टेक है। लाइक उसके पास 30% भी स्टेक है ना। अगर वो बेच रहा है तो सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड नहीं है, लोग खरीद रहे ज़्यादा नहीं है ना, और बेचा बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अगर बेचा बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ऑफकोर्स उसका प्रॉफिट होगा, बट वो खुद के असेट की वैल्यू ही कम कर रहा है। लाइक उसने जो चीज़ बनाई उसकी वैल्यू कम हो रही है, सो उसके लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसीलिए चाह कर भी वो बेच नहीं सकता जब तक उसे कोई बड़ा आदमी ना मिल जाए कि लाइक
तुझे 30% खरीदना है इथीरियम का, मेरे पास है, डायरेक्टली साइन करके। सो डिमांड भी मेंटेन रहा और सप्लाई भी मेंटेन रहा, तो प्राइस स्टेबल है। बट अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो प्राइस ऊपर या फिर नीचे जा सकती है, ठीक है। और कुछ पूछना है? कुछ भी मिथ्स, कुछ भी हो सकता है। ही जैसे बिटकॉइन इथेरियम होते हैं वैसे ही अलग अलग प्रकार के कॉइन है। डोज कॉइन तो बहुत फेमस हुआ था, अभी कुछ ज़्यादा ही फेमस हुआ था। बाकी सब ये थोड़ा सा ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम नहीं है, बहुत सारे कॉइन्स है, हज़ारों कॉइन्स है जो मार्केट्स में है। कोई कोई 1-1 रुपये का है, कोई 40-40 लाख के। तो वैसे प्राइजेस है, बहुत सारे कॉइन्स है। तो ये क्रिप्टो करेंसीज के कुछ कॉइन्स है कि कितने क्या कॉइन्स है, और बहुत सारे एंड मैनी मोर। NFTs वगैरह भी बहुत सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स वगैरह। तो NFTs भी है, उसका कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है प्रॉपरली। मतलब यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस मिल जाएंगी, बट उसका कुछ बेस नहीं है, लाइक प्रोडक्ट नहीं है। बिटकॉइन जब आया था नया नया, लोग बहुत बोलते कि जब मैं उस एज में था तब मेरे को बिटकॉइन 100 रुपये में मिल रहा था, बहुत लोग बोलते, ठीक है। बट वो लोग ने खरीदा नहीं, क्योंकि तभी उस पर उतना ट्रस्ट नहीं था कि मैं 100 रुपये क्यों डालूँ जिस चीज़ में, मैं बाहर से कुछ खा लेता हूँ ना, 100 रुपये में इसमें क्यों डालूँ जिसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, बेस ही नहीं है। बट वो लोग आज रिग्रेट करते हैं कि शायद मैं तभी 100 रुपये में खरीदता तो आज मेरे पास 40 लाख रुपये हो जाते। तो इसी वजह से NFTs का भी वैसा ही है। अभी हाइप बहुत ज़्यादा है, NFTs का नाम बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 80% जो अपने एज के हैं, 12th हो गया, ये थोड़ा पास आउट्स वगैरह, ये लोग को बहुत पता है, 20-22 एज, ये जो है ना, इन लोग को बहुत पता है NFTs, क्योंकि अपने एरा के इन्वेस्टमेंट्स है। इसके लिए मैं अपने जनरेशन के इन्वेस्टमेंट्स बोल रहा हूँ, बिटकॉइन इथेरियम ये सब, NFTs ये सब प्रॉपर जो होता है, ठीक है। तो और कुछ पूछना है किसी को? इट कुड बी एनीथिंग, लाइक क्योंकि मैंने तो, अगर मूवीज़ में देखा जाए तो लोग स्टॉक मार्केट्स को सट्टा बाजार ही बोलते हैं, तो उसके भी अलग अलग कारण है, उसके भी अलग अलग रीजन है क्यों बोलते हैं। और कुछ किसी को पूछना है? तो ठीक है, तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेमिनार देने का मेरा मकसद क्या है। लाइक मुझे इसमें से आउटपुट क्या निकालना है, क्या चीज़ है जो मैं आपके, ऑफकोर्स मैं भी यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने आया हूँ, ओके, आई एम बीइंग जेन्युइन विथ यू। मैं भी यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने आया हूँ, तो लेट्स गो अहेड। तो मैं बेचने आया हूँ अपना कोर्स, ठीक है। तो ये कोर्सेस है, आप प्राइजेस दे सकते हैं 54,000, 9,000, 6,000, जो कि मेरे नहीं है, ठीक है। ये बाहर के कोर्सेस है जो कि मैंने कर रखे। ये 54,000 में इतना महंगा वाला नहीं कर सकता मैं, ये कर रखा है। इसमें से ये भी किया है मैंने एक्चुअली, बट ये प्राइस पे नहीं, मैंने अलग प्राइस पे किया है। तो ये सारे कोर्सेस है बाहर के। और अगर एक्चुअली स्पीकिंग बताया जाए तो एक्चुअली मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, ये है कुछ उसमें से। मैंने 15,000 का किया है, 3-3, 4-4 ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज पर मंथ के हिसाब से मैंने किए। बट इसके अंदर से मेरे को आउटपुट क्या मिला पता है कि ये लोग क्या बताते, स्टॉक मार्केट्स 150 साल पहले खुले थे, वो कुछ हो गया, BSE शायद 150 ईयर्स पुराना है, तो 150 साल पहले खुले थे। इसके अंदर ऐसे ट्रेड किया जाता था, पहले पेपर पे ट्रेड हुआ करता था कि हाँ, पेपर पे ट्रेड हुआ करता था, शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था, रिसिप्ट वगैरह बनती थी। तो ये सब सिखाते हैं उसके अंदर। मेरे को ये नहीं सीखना है, पैसे कैसे कमाने वो बता मेरे को। मैं उसी चीज़ के लिए आया हूँ ना, मार्केट्स में लोग क्यों कूद रहे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपको पैशन किस चीज़ में, आपको किस चीज़ में पैशन है, पैशन अगर पूछो तो क्या आपका आंसर रहेगा? पैशन किस चीज़ में, कौन सी चीज़ आपको फैसिनेटिंग लगती है? पैशन के बारे में क्या है वो, कुछ बता सकते हो? पैशनेट मतलब लाइक मैं अगर बताऊं तो मुझे ट्रेड करना बहुत पैशनेटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ट्रेड करना। मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है। आपका कुछ है, हॉबी हो सकता है, या फिर कोई चीज़ जिसको आप करते वक्त खुशी उसके अंदर ढूंढ सको, कुछ है किसी का, कोई बता सकता है? कुछ भी हो सकता है वो, लिटरली कुछ भी, बुक्स पढ़ना, कुछ लर्न करना, कुछ लिखना, ड्रॉ करना, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर आप पैशनेट हो। कोई बता सकता है मुझे कुछ भी? कोई हॉबी हो सकती है, कुछ चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ बनाना, कुछ, कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा कि आप इस चीज़ के बारे में पैशनेट हो? कुछ थोड़ा दिमाग में आ रहा है कुछ, या 21 दिन में पैसा ही डबल करना है तुम्हें भी? कुछ भी हो सकता है, लाइक साइकिलिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। लाइक मुझे शूज़ पहनना अच्छा लगता है, या फिर शूज़ का कलेक्शन रखना अच्छा लगता है, तो वो भी मैं पैशनेट अबाउट। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिंग में ओन आर्ट, ठीक है, तो ये पैशनेट हुआ। तो और कुछ आप बताना चाहोगे कि आप इस चीज़ में पैशनेट हो? मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, राइटिंग करना अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, क्या लोगोस बनाना अच्छा लगता है, और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है आपको, कुछ स्विमिंग, ठीक है। तो बाद में जाके क्रिकेटर बन सकता है। अभी अगर
नहीं है। अभी जो तू स्ट्रीम में है, जो तू कर रहा है, तू क्रिकेटर बन सकता है अभी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तू कर सकता है कुछ लाइक करियर को छोड़ के तू लोगोज बनाने में घुस सकता है? ठीक है। आप स्विमर बन सकते हो इस एज में, अगर ट्राई करो कि मुझे स्विमर बनना है, पढ़ाई वढ़ाई में छोड़ रहा हूँ, आज एलसी दे रहा हूँ, कर सकता है कोई? तू कर सकता है? आर्ट वगैरह में घुस सकता है स्कूल में एलसी देके? लाइक जो तू आर्ट बोल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट नहीं, जो तू एक्चुअली पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब, इसके अंदर अपन नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पैशनेट होना और करियर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें सबको पता है कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए ना, बट हाँ वो पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ मैं ट्रेड करने में पैशनेट हूँ, मैं घुस गया। अभी क्या है पता है क्या, अगर मुझे जो आउटपुट मुझे चाहिए वो अगर मुझे मिलता है कल को जाके, तो मैं स्कूल में जाके एलसी दे सकता हूँ, कॉलेज में जाके। इतना मैंने बेस बना के रखा है। भले आप अभी मेरे पास 4 ही स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, सो आपको इतना नहीं लग रहा होगा कि हाँ मैं हूँ, मेरे ऑलरेडी क्लासेस चल रहे, मेरे जो कोर्स है, जो मेरा कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया वो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी है। बट मुझे अगर वो आउटपुट मिलता है, कुछ मिलता है, तो मैं ऑफकोर्स अपने पैशन की तरफ जाऊँगा ना। तो पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, जिस चीज़ में एक है, अगर मेरे को मराठी का ये याद आ रहा है एक की माणूस बोलतो की माझ्या हातात जेव्हा पैसा येईन तेव्हा मी काहीतरी करेन। लाइक बोलते हैं ना, मेरे हाथ में एक बार पैसा आने दे, मैं धंधा चालू करना चाहता हूँ, मैं कुछ तो करूँगा, मेरे हाथ में एक बार पैसा आने दे। बट पैसा बोलते हैं भाई तू कुछ कर तभी मैं तेरे हाथ में आने वाला हूँ, तू कुछ करेगा ही नहीं तो फायदा ही नहीं ना कुछ, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है पता है कि इनके आउटपुट्स है ना इतने पैशनेट नहीं है। लाइक ये लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे मार्केट्स के बारे में, मैंने कर रखे, ये 3 हो गया, और भी बहुत सारे कर रखे। इतना डीप नॉलेज नहीं देते, या फिर इतना सिंपली नहीं बताते। एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लाइक MBA जो रहते हैं, CA CFA से जो रहते हैं, उनको समझ में आएगा। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, उनको समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया 54,000, 9,000, 6,000, मैंने और भी कर रखे। उसके अंदर से मेरे को इतना नॉलेज नहीं मिला जितना मेरे को खुद मार्केट ने सिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, क्या था जर्नी, छोटा थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं मार्केट्स में 1.5 साल से हूँ, पिछले 1.5 साल से हूँ, और मार्केट्स में मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा टीचर रहा है खुद मार्केट्स। मैंने लॉस कर करके सीखा कि मार्केट्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि तभी मेरे पास कोई सिस्टमैटिक वे नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई नहीं था मेरे पास जो मुझे बता पाए कि तुझे ये नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है। मैंने बहुत लॉसेस किए स्टार्टिंग में। मेरा अगर देखा जाए तो 33,000 का लॉस हो चुका है ऑलरेडी, तो वो कवर करके मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ बहुत पहले। बट हाँ, ये जर्नी का मेरा पार्ट था, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु मेरा खुद मार्केट ही था। मैं इसके अंदर ही लॉस कर करके सीखा कि मार्केट्स काम कैसे करते हैं, इसके अंदर ये सब चीज़ें कैसे फिट हो रखी है, कैसे कांदा बिक रहा है, कैसे डिमांड एंड सप्लाई काम कर रही है, कैसे फंडामेंटल चीज़ें अफेक्ट कर रही है, कैसे टेक्निकली अफेक्ट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो मार्केट ने खुद ने मेरे को सिखाया। तो 1.5 साल ऑलमोस्ट लग गया मेरे को, बहुत लंबा टाइम होता है 1.5 साल भी। तो 1.5 साल से हूँ मैं मार्केट्स में। इससे बड़ा मैं कुछ नहीं, मेरे पास क्लासेस मेरे चल रहे, पिछले 6 महीने से मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और मेरा यूट्यूब पे वगैरह पे चैनल मैंने पिछले 4-5 महीने से चालू कर दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ग्लोबलाइज करना है, मुझे मार्केट करना है अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो हो गया बाकी क्लासेस। तो ये इतने महंगे होके भी मुझे वो अगर आपने सुना होगा, प्राइस इज़ वॉट यू गिव एंड वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। तो अगर आप इसके लिए 54,000 दे रहे हो, तो 54,000 की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए 1 लाख की। आप 50,000 किसी चीज़ में डाल रहे हो तो आपको वैल्यू डबल मिलनी चाहिए ना, तभी मैं डालूँ उसके अंदर पैसा। आप इन्वेस्टमेंट्स करते क्यों है? ताकि आपका पैसा डबल हो जाए, 21 दिन में नहीं, बट एटलीस्ट 5-6-10 सालों में। तो इसीलिए प्राइस जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ वो वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर नहीं मिल रही तो मैं क्यों डालूँ? बट मुझे भी पता नहीं ना इसके अंदर सिखा क्या रहे, तो मुझे भी लेना पड़ा, मैंने भी ले लिया। ये इतने महंगे नहीं लिए मैंने, 54,000 का नहीं था, ये अलग प्राइस पे मिला है। सो ये है और भी है, 3-3, 4-4 हज़ार के मैंने भी ले रखे, मैंने वो किए, बट मेरे को उतना आउटपुट नहीं मिला। तो मैं कंक्लूजन पे आया कि क्यों ना मैं ही खुद सिखाऊँ। अगर मैं बाद में दिखाऊंगा अपने स्टूडेंट्स के प्रॉफिट्स वगैरह, थोड़े लॉसेस प्रॉफिट सब दिखाऊंगा। तो मैंने खुद का क्लासेस चालू किया, हो गया 6-7 महीना हो गया। तो मेरे जो क्लासेस में मैं ये सब नहीं बताता फिरता कि मार्केट्स 150 साल पहले चालू है, इसने चालू किया, राकेश झुनझुनवाला ने ACC का दाम 1 रुपये से 6,000 रुपये लेके गया। मैं ये सब नहीं बताता। आपको पैसा कमाना है ना, मैं सिखाता हूँ पैसे कैसे कमाते। स्टॉक्स के अलावा हाँ, बहुत जन अभी स्टॉक्स के अलावा ड्रॉप शिपिंग करते हैं। क्या क्या? ड्रॉप शिपिंग
नहीं, ये इसका आइडिया नहीं है मेरे को। ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं ये वर्ड, क्या है, कुछ बता सकते हो थोड़ा सा? ड्रॉप शिपिंग में बहुत मतलब उसमें सिखाते हैं कैसे मतलब एक प्रोडक्ट लेना, हाँ हाँ, प्रोडक्ट है और क्या है, और मार्केट प्लेस में डाल दो, अच्छा, फ्री प्रोडक्ट लेंगे रीसेलिंग टाइप कुछ? हाँ हाँ, रीसेलिंग टाइप, रीसेलर हाँ हाँ, नाइकी लॉरेंस हो गया, हम्म। बहुत मंगाने को टैक्स लगता है, टैक्सेस लगता है, ड्यूटी लगाना पड़ता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वही यहाँ पर रीसेलर सकते हैं, हाँ रीसेल कर तो वो सकते, लोग कम प्राइस में उठा के यहाँ पर बेचते बेच देते हैं, करेक्ट। हाँ, तो रीसेलिंग है, बट वो ये हो गया ना, देखिए ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बिजनेस है स्टॉक मार्केट, बहुत बड़ा, इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अभी मैं बिजनेस करूँ, लाइक मैं कोई कपड़े का दुकान डाल सकता हूँ, चाय का दुकान डाल सकता हूँ, ये भी बिजनेस ही हुआ ना सब। तो मैं ये बिजनेस करूँ या मैं स्टॉक मार्केट्स का बिजनेस करूँ, तो इसके अंदर डिफरेंशिएटर्स है। तो डिफरेंशिएटर्स क्या है, इसके अंदर आपको कस्टमर चाहिए, आपको अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को, अच्छे अच्छे होर्डिंग्स चाहिए, आपकी चाय अच्छी लगनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, या फिर जैसे लाइक यहाँ पे घनसोली में बात की जाए तो चाय का टेस्ट अलग रहेगा, बट अगर आप वही हैदराबाद में जाते हो या राजस्थान में जाते हो या फिर किसी अलग इंडिया के कोने में जाते हो तो वहाँ पे टेस्ट अलग रहेगा ना। तो उस हिसाब से मुझे वहाँ का मार्केट स्टडी करके वहाँ पे मुझे वो चीज़ बेचनी है, चाय हो गया, कुछ भी हो गया, कपड़े हो गया। यहाँ पे लोगों को हल्के हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं, डार्क कपड़े नहीं अच्छे लगते क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। बट वही अगर मैं शिमला वो साइड चले, वो लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, तो मुझे वहाँ का रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, मतलब वहाँ पे डिमांड किस चीज़ की है, ताकि मैं सप्लाई छोड़ सकूँ। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस में। बट यहाँ पे आपको कस्टमर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, कोई कस्टमर नहीं चाहिए। आपको रिसर्च करना है क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल मार्केट तो एक ही है पूरे भारत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं दिल्ली में बैठ के अलग ट्रेड कर रहा हूँ, शिमला में बैठ के अलग ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला। मुंबई में बैठ के अलग ही ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। क्योंकि ये मैं बताना, अपीरियंस एक बार सीख जाओ तो आपको किधर भी जाओ, कुछ भी जाओ, अगर आप बाहर के मार्केट्स में जाते हो, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर एंड ए ट्रेडर मैं बाहर के मार्केट्स भी एनालाइज करता हूँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के दुनिया में क्या चल रहा है वो पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है, अगर वो यूएस को इम्पैक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स इनडायरेक्टली वो इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा मार्केट्स के सिनेरियो में। ऑफकोर्स अगर तेल का दाम बढ़ रहा है वो फंडामेंटल हो गया, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो हमें इम्पैक्ट करेगा, हमारे चार्ट्स को इम्पैक्ट करेगा, हमारे इंडिकेटर्स, टेक्निकल सब चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये होता है इस बिजनेस का कि आप एक बार अपीरियंस सीख जाओ, अपीरियंस एक बार पता चलने के बाद आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा, सब आप स्टॉक्स को एक नज़र से देख सकते हो। इम्पैक्ट तो होगा बट वो फंडामेंटली वो भी सिखाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो टेक्निकली, बट हाँ अगर आप डिफरेंशिएटर्स देख रहे हो तो इस बिजनेस में, चाय के बिजनेस में आपको रीजन टू रीजन रिसर्च करना पड़ता है कि वहाँ के लोगों को कौन सी चाय अच्छी लगती है, मीठी अच्छी लगती है, फीकी अच्छी लगती है, कैसी अच्छी लगती है। तो वो हो गया रिसर्च पार्ट। बट यहाँ पे एक बार आप मार्केट सीख जाओ तो आप किधर भी चले जाओ, मार्केट्स कौन सा भी ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्या चेंज हो सकता है, लाइक लॉट साइजेस चेंज हो सकती है, लॉट्स एंड पिप्स आ सकता है, या फिर ब्रोकरेज चार्जेस चेंज हो सकता है, कंट्री अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर आप बाहर के मार्केट्स में ट्रेड करना चाह रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सब जगह पे सेम होने वाला है। थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाए तो हम इतने अक्लमंद तो है ना कि उन चीज़ों को अडेप्ट कर पाए, तो हम उतना तो कर ही सकते हैं, उतना करना ही पड़ता है एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, उतना तो करना ही पड़ता है। तो ये हो गया बाकी के कोर्सेस, इसके आप प्राइजेस देख सकते हो, लाइक बहुत हाई प्राइजेस है, बट उतनी वैल्यू मुझे तो नहीं लगा कि मुझे मिल रही है, कि मैं अगर इतना पैसा दे रहा हूँ, इतने पैसे पे कर रहा हूँ, तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिली एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं भी थोड़ा बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, लाइक कोर्सेज से सीखना चाहिए थोड़ा सिस्टमेटिक वे में, तब मैं इसके अंदर आया। बट तब तक मैं मार्केट्स के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था, लॉस कर करके ही सीख चुका था। तो कोर्सेज में मुझे इतनी वैल्यू नहीं मिली कि मुझे वापस ऐसा कुछ खरीदना चाहिए या फिर आगे ऐसा कुछ लेना चाहिए, तो उतनी वैल्यू मुझे नहीं मिली। लाइक वो लोग जो सिखाते वो मुझे भाया नहीं। तो इसके लिए मैंने अपना खुद का कोर्स बनाया, अगर आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, तो ये मेरा खुद का कोर्स है, द इफेक्टिव स्टॉक मार्केट्स मेरा कोर्स का नाम है। इसके अंदर मैं डीलिंग इन स्टॉक मार्केट्स, इंडेक्सेस मतलब निफ्टी 50 सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट्स अपना कांदा का सब पूरा मार्केट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स हो गया सारे प्रकार के, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ मैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी मुझे प्रॉपरली सब कुछ मैंने इसका क्या बोल सकते हैं सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने, अगर आप देख सकते हो तो 3 महीने का कोर्स है ये। फर्स्ट मंथ में हम सिखाते
टेक्निकल एनालिसिस, अपीरियंस कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद हम सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या, वही जो हमने अभी तक देखा कि कैसे चीज़ें इंडिविजुअली या फिर एक साथ इम्पैक्ट करती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर हम देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमने देखा, टाइम होराइजन्स जो देखे, उसके अंदर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट मंथ, थोड़ा सा बेसिक्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड मंथ एडवांस क्लासेस अगर देखें तो इन डेप्थ टेक्निकल्स, अपीयरेंस के अंदर हम प्रॉपरली घुस जाएंगे, लाइक चार्ट पैटर्न्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये सब हो गया। रिस्क मैनेजमेंट जो कि इस पूरे क्लास की सबसे हाईलाइटिंग जगह है, लाइक ये अगर आपको आ गया ना बस, ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको अपना पैसा बचाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की वो ऑफकोर्स आपसे नहीं होंगी, 33,000 का लॉस आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि मुझे कब क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं लॉस कर करके सीखा, और बाद में एक टाइम आया कि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ सीख गया था, तो कोर्सेज वोर्सेज लेके फ़ायदा नहीं था, बट फिर भी एक्सपीरियंस के लिए मैं ले लिया, बट उतना वर्थ इट नहीं था वो। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टर्म ट्रेड जिसके अंदर अपना ट्रेड्स चालू हो जाएंगे, लाइक मंथली ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स 8-10 दिन। इसके अंदर तो लॉन्ग टर्म है कि लॉन्ग टर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक इसके अंदर बहुत पैसा दिखा देंगे लोग, बट सबसे ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, मंथली ट्रेड्स हो सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स हो सकते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म में आता है। फिर लेवल 3 थर्ड मंथ में एडवांस लेवल 2 आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल स्टडी, क्योंकि मार्केट्स आर ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ओके, 10% चार्ट्स, 10% फंडामेंटल एनालिसिस, 80% साइकोलॉजी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लाइक आपके मार्क्स खराब आ गए तो आप उतने अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते, लाइक ऑलरेडी मूड खराब है और उसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉस ही होना है। सो साइकोलॉजिकल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को अलग रखें और मार्केट्स को अलग रखें। क्योंकि क्या होता है पता है, एक बार आप ट्रेड करने लग जाओ ना, और अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, तो इसके अंदर लालच बहुत आता है, इसके अंदर ग्रीड बहुत आती है, और ग्रीड के चलते हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड ले लिया, मेरा एक्सपेक्टेशन है 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो 500, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर मेरा लॉस हो जाता है 500 का, तो अपने मन क्या बोलने लगता है, ठीक है ना, और एक लॉस ले लेते, और एक ट्रेड ले लेते, क्या पता 1000 बन जाए तो मेरा 500 कवर हो जाएगा। तो ऐसा हमारा दिमाग बोलने लगता है, और ये होगा, ये होता ही है। बट अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है जिसके अंदर आप जा रहे हो, ओके, सो साइकोलॉजिकल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेली ट्रेड्स होते हैं इसके अंदर। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा प्रॉफिट्स वगैरह कि डेली ट्रेड्स के प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं। तो डेली ट्रेड्स हम सीखेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जो डेली स्ट्रैटेजी, इधर भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज दूंगा मैं, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, कि आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको कितना रखना है। लाइक कभी कभी क्या होता है, द मेन प्रॉब्लम वी साइड, अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं मैं 10 साल तक रखने वाला हूँ, डिसाइड एक मन में कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल, बट आप 10 साल तक नहीं होल्ड कर पाते। क्यों पता है, एक टाइम आता है जब उसके अंदर आपके प्रॉफिट्स चालू हो जाते हैं। लाइक आपने अगर 10 रुपये में खरीदा है वो स्टॉक, वो 20 रुपये हो गया, तो आपका प्रॉफिट डबल हो गया। तो मन में ग्रीड बहुत आती है कि निकाल ले, क्योंकि अगर ये नीचे चला जाएगा तो मेरा तो प्रॉफिट जा रहा है ना, तो इससे अच्छा निकाल लेता हूँ, मैं 10 रुपये मिल रहा है, निकाल लेता हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है, लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाते। एक स्ट्रैटेजी है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं लोग, स्टॉक्स में पैसा डाल के अपना ब्रोकर का जो ऐप होता है वो डिलीट कर देते। लाइक मुझे देखना ही नहीं मेरा प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। तो इसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग स्टॉक्स लेके छोड़ दो 10 साल 20 साल। जब वो होता है ना कभी कभी कि मेरे दादाजी के L&T के शेयर्स निकले, अभी तो हम करोड़पति बनने वाले, वैसा, तो उसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इन्वेस्ट करके छोड़ देने का 10 साल 20 साल 15 साल 20 साल, जितना भी हो सके उतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जब प्रॉफिट आएगा तब देख लेंगे, लाइक वैसा। तो उसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बोलते हैं। बट मार्केट्स में नए हैं, तो अगर ऑफकोर्स आप बिना सीखे मार्केट्स में आ रहे हो तो उसे प्रॉपरली सट्टा कहते हैं। आप गैम्बल कर रहे हो अपने पैसों के साथ, आपको पता नहीं क्या चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो, आप क्या स्टॉक खरीद रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है। क्योंकि सट्टे में पूरा प्रेडिक्शन होता है, इसके ऊपर पूरा लक का गेम है कि लाइक मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट पूरा लक का ही गेम रहता है, ये लगा तो लगा, नहीं लगा तो पैसा गया। बट इसके अंदर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हो, रेफरिंग टू टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टडी होती है। तो
सट्टा और इसमें यही फ़र्क है, सट्टे में सिर्फ लक लगता है और इसके अंदर आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कांदा बड़ा है, छोटा है, अपीयरेंस कैसा है, फंडामेंटली कुछ चीज़ हिट कर रही है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है इसके अंदर, जो कि हमें सीखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप मार्केट्स में डायरेक्टली आ रहे हो, आपको पता नहीं है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो वो क्लियरली सट्टा है, क्लियरली गैम्बल है। बट वहीं पे आप सीख के आ रहे हो, कुछ नॉलेज लेके आ रहे हो, तो वाई नॉट, प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा कमा सकते हो इसके अंदर। क्योंकि लोग मार्केट्स में, ठीक है हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है। ओके, सो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने लॉसेस भी लगाया, मैं आपसे ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं होते। ओके, इसके अंदर लॉसेस भी होते। ये मेरे स्टूडेंट का ये एक मेरे स्टूडेंट का है, बाकी सब मेरे, ये कुछ पुराने वाले लगाए मैंने। ये है मेरे स्टूडेंट का, वो है मेरे स्टूडेंट का, बाकी सब लॉस प्रॉफिट्स कुछ है किसी और स्टूडेंट्स का है। पहला स्टॉक जब खरीदते हैं हम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? लाइक मार्केट्स के अंदर मिनिमल देखा जाए तो 10,000 तक सफिशिएंट है। मिनिमल देखा जाए तो 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एक होता है ना कि थोड़ा होना चाहिए अच्छा बेस, तो 10,000 मिनिमल अमाउंट अच्छा है, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो ऐसा। बट हाँ, ये इस कोर्स में मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि आपको बस जाके पैसा ही कमाना है। नहीं, अगर आपको कल जॉब लग रही है, अगर आपके पास कुछ फंड्स आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास फंड्स आ जाते हैं ना, तो वो एप्पल का फ़ोन खरीद लेते हैं या फिर कुछ उसे उड़ा देते, कुछ खर्चा कर देते। सो इससे अच्छा आप 50-60,000 लेके उसे इन्वेस्ट कर दो ना। तो इसे एज अ नॉलेज पर्सपेक्टिव देखो कि अगर आपको कल को जॉब भी लग गई, कल को कुछ आपके पास फंड्स आ गए, तो आप उसे वेस्ट करने से अच्छा अपना दिमाग लगा के उसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक मिनिमल अमाउंट होता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीख लिया, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मार्केट्स होते क्या है, तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दिया। अगर थोड़ा कम रिस्क चाहिए तो एफडी में डाल दिया। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, मेरे ये प्रॉफिट्स है, मैं आज भी आईफोन खरीद सकता, बट मेरा मन ही नहीं करता। मैं क्यों इतना, वो 1 लाख इन्वेस्ट करता है, हाँ मैं इन्वेस्ट कर, हाँ उसको 1 लाख का 2 लाख बनाता हूँ ना, 2 का 10 बनाता हूँ। जब 10 हो जाएगा तब मैं सोचूंगा कि आईफोन लेना चाहिए। तो उसे तो विद टाइम है ना, वो दिमाग, इन्वेस्टर का दिमाग थोड़ा कंजूस होने लग जाता है। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा कंजूस हो गया। मैं इतना कंजूस नहीं था पहले, धीरे धीरे मैं बहुत कंजूस होने लग गया, क्योंकि प्रॉफिट जब आते हैं ना, तो ऐसा लगता है मेहनत का पैसा ऐसे आईफोन में नहीं दे सकता मैं क्यों शो ऑफ करूँ आईफोन के साथ इतना। तो उससे अच्छा मैं इन्वेस्ट करके बढ़ा दो ना पैसे। बट हाँ, अगर बेसिक नीड है, लाइक मेरा लैपटॉप कल खराब हो गया, तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस पर ही सब कुछ चल रहा है मेरा, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। तो बेसिक नीड जब तक नहीं आती, तब तक मन नहीं करता कि 60,000 एक फ़ोन के लिए दे, तो इसीलिए इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं डालता। तो ये तो कुछ प्रॉफिट्स वगैरह हो गए। लॉसेस भी है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट्स ही किया, लॉसेस भी है, और भी बहुत सारे लॉसेस है। बट मैंने कुछ मिनिमल दिखाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। ओके, ये ऐसा कुछ प्रॉपरली सिनेरियो होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर करियर ही बनाना, नहीं। अगर आपके पास कल को कुछ पैसे आ जाए, कुछ जॉब लग जाए, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ होना चाहिए दिमाग कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि अगर मार्केट में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सट्टा ही हो गया ऑफकोर्स। और कौन चाहेगा कि अपना पैसा ऐसे बिना कुछ सोचे समझे किधर भी डालने के लिए। तो इससे अच्छा सीख के, टेक्निकली एनालाइज करके, फंडामेंटली एनालाइज करके प्रॉपरली आप देख सकते हो कि मैं अपना पैसा कहाँ पे डालूँ। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नॉलेज कैसा पता है कि ये वेस्ट नहीं जाने वाला कभी भी। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ है, नॉलेज लॉन्ग टर्म वेल्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज। और पता है मार्केट्स में ना, मैंने भी बहुत सुना है मार्केट सट्टा बाजार है, ऐसा लोग बहुत बोलते हैं, बट मैं ये सब नहीं मानता ना, मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वाइट मनी है ना, सट्टा कैसे हुआ, लक कैसे हुआ, इसके आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रोबेबिलिटीज़ लगा रहे हो। मैं मार्केट्स की जब मुझे ट्रेड करना होता है, तब मैं 5-5, 6-6 घंटा ट्रेड करता हूँ, एनालाइज करता है मार्केट्स को। मिनिमल आप 2 घंटा भी एनालाइज करके एक ट्रेड ले सकते हो। कभी कभी तो मैं बिना एनालाइज करे भी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा लेता हूँ। बट एक होता ना कि होना चाहिए सेफर साइड, कि मुझे पता होना चाहिए मार्केट्स में चल क्या रहा है, कि फंडामेंटली कुछ अफेक्ट हो रहेगा, कुछ टेक्निकली अफेक्ट हो रहेगा। तो मुझे ब्रॉडर व्यू रहना चाहिए। मैं सब कुछ बुक पे निकाल लेता हूँ कि हाँ, निफ्टी इधर जा रही है, बैंक निफ्टी उधर जा रही है, वो यूक्रेन रशिया का वॉर ऐसा हो रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे, डिमांड सप्लाई क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सब मैं एक पेपर पे निकाल के उसके हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। और फिर टेक्निकल्स तो अपने को अच्छे से आते हैं, तो टेक्निकल तो क्या उतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एनालाइज करके हम ट्रेड लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या पता है इसके अंदर, सबसे बड़ी, मार्केट्स के अंदर बहुत लोग पैसा लूज करते हैं और वो मार्केट को बुरा भला सुना देते हैं कि ये तो सट्टा बाजारी है, यहाँ पे लोग पैसा गंवाते ही है। बट वो क्यों होता है पता है, मार्केट्स में ना आपको आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती। ठीक है, अगर आपको कल को किसी की जाके सर्जरी करनी है, आप जाके बोल दो किसी डॉक्टर को, मुझे इसका दिल खोल के देखना है इसके अंदर क्या है,
वो आपको खोलने नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो कि वो आप कर सको। ओके, सो आपको कोई करने नहीं देगा। आपको अगर कल को जाकर कोई बिल्डिंग बनानी है, आप नहीं बना सकते। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके साइन चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशंस मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटरली आप 2 दिन में डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेड चालू कर सकते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते, गलती नॉलेज नहीं लेते। मैंने भी स्टार्टिंग में वही किया, मैं भी मान रहा हूँ, मैंने भी स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टमैटिक वे नहीं था, कोई गाइड करने के लिए नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा कोर्सेज वगैरह। मैं स्टार्टिंग में जो मैंने अभी प्राइजेस दिखाया वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि मैं 50,000 एक कोर्स के लिए दे दूँ, जबकि मेरा स्कूल का फी उतना नहीं है, मैं एक कोर्स के लिए दे दूँ 54,000, तो वो वर्थ इट नहीं लग रहा था। सो इसीलिए मैंने कोर्सेज वगैरह भी नहीं लिया। कोर्सेज भी देखा था 3-3, 4-4 हज़ार, इतने महंगे महंगे कोर्सेज पर मंथ मेरे को नहीं अफोर्डेबल लग रहा था। सो मैंने नहीं लिया कोर्सेज, और जितना हो सके उतना सेफली ट्रेड किया, गैम्बल नहीं किया। साइकोलॉजी को ट्रेन किया कि नहीं, एक लॉस हो गया ना, ठीक है, एक रूल्स बनाने पड़ते हैं। रूल्स होते हैं कि अगर एक दिन में मेरा एक लॉस हो जाए तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला, नहीं करना है ट्रेड, छोड़ देना, मैं बटा ये लैपटॉप वगैरह बंद करके चला जाता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, मार्केट्स को आप देखते रहोगे ना तो आपको टेम्प्ट करेगा कि देख यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, अच्छा सा ले लेते, लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा अच्छा खासा। तो मार्केट्स बहुत टेम्पटिंग है, मार्केट्स बहुत लालच दिखाते हैं स्टार्टिंग में, बट एक बार साइकोलॉजी ट्रेन हो जाए ना कि कैसे काम करना है मार्केट्स के साथ, कैसे डील करना है उस कांधे के साथ, तो थोड़ा ईजी हो जाता है सब कुछ। तो ये तो हो गया प्रॉफिट्स वगैरह। तो मार्केट्स में वही क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी लॉस कर सकता है, बट क्यों ना इसका फ़ायदा उठा के हम सीख के पैसा कमाएं, वो अच्छा है ना, दैट्स अ बेटर वे कि हम सीख के पैसा कमाएं। और नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाला इसके अंदर, जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो वेस्ट कभी नहीं जाने वाला। ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है। लिटरली आज का मेरा क्लास कैंसिल हुआ मेरा, क्योंकि मेरा क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे को रहता है मंथली, और वो मेरा कैंसिल हो गया इस सेमिनार की वजह से। तो वो लोग डेस्परेट हो रहे कि कब मैं घर पर जाऊँगा और मेरा क्लास लूँगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक्स है। जो लोग हैं मेरे साथ, जो अभी मेरी जो कम्युनिटी एडवांस कम्युनिटी, वो एडवांस में मतलब मंथ 2 में है। सो वो, और मेरे पास बेसिक्स के भी और 1-2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रेडी है। सो आज इसी वजह से मैंने सेमिनार वगैरह लिया कि मैं थोड़ा सा आउटपुट निकाल सकूं, अपना कुछ वैल्यू बता सकूं कि क्या चल रहा है इस दुनिया में पैसे को लेके, क्योंकि पता। अगर आपको सिखाना है स्टूडेंट आ रहे हैं नया, हम्म तो आप पहले उसको क्या बोल के सिखाओ, मतलब तू ये स्टॉक ले, बेसिक में जा, इतना इन्वेस्ट कर। नहीं, मैं इसके अंदर आपको ऑर्डर्स नहीं देने वाला कि तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता। ओके, जो भी कर, क्योंकि अगर देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मत ट्रेड कर, आप चुपके से ट्रेड कर रहे हो तो वो आपकी गलती होने वाली है, ठीक है। बट मार्केट्स का कैसा है, ये एक बार सीखने लग जाओ ना तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। लाइक कांदे का एग्जांपल ले लिया ना तो भी दिमाग में घुस गया सब कुछ। तो बेसिक्स से अगर आप देखा जाए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगता है, और मार्केट्स के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने लग जाते हो कि मार्केट्स काम कैसे कर रहे हैं। ओके, और मैं बताता भी हूँ, जब सेकेंड मंथ चालू हो जाता है तब अपना ट्रेड चालू हो जाता है, मंथली ट्रेड्स, तो मैं खुद बैठ के उनके साथ ट्रेड करता हूँ। ओके, मैं खुद बैठ के ट्रेड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर आज संडे तो हम क्या करेंगे, चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, जो टेक्निकल एनालिसिस हम जिससे बोलते हैं, उन चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, और मैं उनको फिल्टर करता हूँ चार्ट्स को, कौन सा गलत है कौन सा सही है। अगर कोई सही है तो हम मंडे को ट्रेड करेंगे, अगर कुछ गलत आ रहे तो नहीं। तो इसके अंदर प्रॉफिट्स भी होना है, लॉस भी होना है, बट वो आपके अपटाइट के ऊपर है कि आपको लॉस कितना लेना है। कोई 100 रुपीज़ का लॉस लेने का कोई तैयार होता है, कोई 1000 का लेता है, कोई 10,000 का लेता है, तो वो अपने हिसाब से लॉसेस लेते हैं, अपने हिसाब से प्रॉफिट करते हैं। तो आपके ऊपर ही डिपेंडेड है, आपके अपटाइट के ऊपर डिपेंडेड है कि आपको कितना लॉस लेना है, आपको कितना प्रॉफिट करना है। टोटली इट्स ऑल अपॉन यू। ओके, सो इसीलिए मैं ये बता रहा था कि मार्केट्स में लोग लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। आप आके सीधा ट्रेड कर सकते हो 2 दिन में डीमैट अकाउंट खोल के, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट्स के अंदर लोग गैम्बल ही करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। बट हाँ, जब अगर मार्केट्स में देखा जाए तो 98% ऑफ द पीपल लूज मनी, क्योंकि वही गैम्बल कर रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं, किधर भी पैसा डाल रहे हैं और गमा के चले जा रहे हैं। बट हाँ, इसके अंदर क्वालिफिकेशंस क्यों नहीं है, ये किसी को कुछ डाउट है कि क्वालिफिकेशन क्यों नहीं, इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं ना, कि आप NSE से डिग्री लेके आओ, फ्री ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती है ना लोगों का पैसा ना डूबे, लोगों का पैसा नहीं डूबना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट, बट नहीं, इसकी एक डार्क साइड है जो इसे बिना क्वालिफिकेशंस वाली एक बिजनेस बनाता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट भी है, लोग पैसा लूज भी करने चाहिए ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। ओके, ये डार्कर साइड है, ये आपको क्लासेस में पता चलेगा कि क्यों ये डार्कर साइड है, क्यों गवर्नमेंट चाहती है। अब अगर आप FD के रेट्स सुनेंगे ना, FD के रेट्स अभी 4.55% चलते हैं, और अपना इन्फ्लेशन रेट ही 6-7% चल रहा है। सो फायदा ही नहीं है ना उसके अंदर पैसा डाल के। अगर
क्यों मैं इसके अंदर पैसा डालूँ? अगर लाइक मैं 10 रुपये डाल रहा हूँ और अगर बाकी सब चीज़ों का रेट 10 रुपये से हर साल बढ़ रहा है और मेरा इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी हर साल 10 रुपये से बढ़ रहा है, तो फ़ायदा ही नहीं ना, मैं उसी लेवल पे खड़ा हूँ। बट अगर मेरा प्रॉफिट 20 रुपये से हो रहा है और बाकी चीज़ों का दाम 10-10 रुपये से बढ़ रहा है, तो मैं 10 रुपये ऊपर हूँ, 10 रुपये प्रॉफिट में हूँ। तो गवर्नमेंट में भी नहीं चाहती कि आपका पैसा बढ़े, ओके, आपका बड़ा पैसा बढ़े। ये डार्क साइड ऑफ गवर्नमेंट है। ये आपको क्लासेस में पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों मार्केट्स में लोग पैसा लूज करते हैं और क्यों आप सीख के क्यों कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या साइकोलॉजी है। मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला कि बस आप जाके ट्रेड करो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता आप जाके ट्रेड करो, नहीं। इसके अंदर एक सिस्टमैटिक वे होता है, मैं गाइड देता हूँ, सिस्टमैटिकली सब कुछ चीज़ें होती है, ओके। सो इसीलिए मार्केट्स के अंदर लोग बहुत पैसा लूज करते हैं। ये वाला हाँ, ओपन था स्टॉक उसमें गेन 9890 क्या क्या 9890 का गेन किया। हाँ, प्रॉफिट है उसका। क्लोज करने में उसमें 21000 आएगी, ऐसा इतना कैसे रह सकता है? एवरेज प्राइस देख, अपने हिसाब से नहीं मार्केट ऊपर गया ना। प्रिडिक्शन क्या था इनका, प्रिडिक्शन क्या था, ये एक्चुअली अलग ट्रेड है शायद। एवरेज प्राइस हाँ 308, ये देख 308 पे बाई किया, 479 पे सेल किया, तो ये ऐसा समझ ले कांदा है। 308 पे बाई किया, 480 पे बेच दिया, तो कांदे का भाव बढ़ गया। क्यों बढ़ा? उन्होंने एनालाइज किया मार्केट्स को, डिमांड बढ़ रहा है, और अगर डिमांड बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड डाल के पैसा कमा रहा हूँ। तो ऐसे मार्केट्स काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कांदे का एग्जांपल दिया, फटाक से समझ में आता है कि डिमांड क्या वो कहाँ पे हो रहा है, सप्लाई। अभी लॉसेस क्यों हुआ? शायद मैंने प्रिडिक्शन गलत कर दिया, यहाँ पे डिमांड बढ़ना चाहता था बट मैंने उल्टा ट्रेड ले लिया। हाँ, तो इसी कारण लॉसेस भी है, प्रॉफिट्स भी है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। डिमांड एंड सप्लाई कैसे समझते? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये दोनों चीज़ आ गई तो डिमांड एंड सप्लाई समझ में आता है कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम कर रही है, कहाँ डिमांड कहाँ सप्लाई, क्या चीज़ कहाँ बढ़ रही है, क्या कम हो रही है, उस हिसाब से ट्रेड लेके पैसा कमाते हैं। ईजी कंसेप्ट है, बस लोग इसे बहुत हाइप करते हैं कि स्टॉक मार्केट से। ईजी कंसेप्ट है, बस टाइम टेकिंग कंसेप्ट है, बट वर्थ इट कंसेप्ट है।